के अंतर्गत आने वाले संसद पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। ये चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है। यदि आपने अपने जीवन का कुछ क्षण हमें दिया तो हम न केवल पूरी संसदीय व्यवस्था को समझाने का प्रयास करेंगे, बल्कि भारत में प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होता है और यदि आपकी प्रधानमंत्री बनने की कभी इच्छा हुई तो पूरी प्रक्रिया की हम चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं संसद क्या होता है। संविधान में भारत की व्यवस्थापिका को संसद की संज्ञा दी गई है। संसद भारत की जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। संविधान का अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसका नाम लोकसभा व राज्यसभा होगा। राष्ट्रपति यद्यपि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, किंतु उसे संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। राष्ट्रपति को संसद का अंग बनाया जाना संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत के अनुरूप कार्यपालिका और विधायिका की पारस्परिकता को व्यक्त करता है। बस आप सारी बातों को सुनते चलिएगा, आपके मस्तिष्क में संसद की पूरी संरचना का चित्र उभर कर आएगा। तो भारतीय संसद की संरचना क्या है, आइए इसको जानते हैं। भारत की संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन लोकतंत्र की मूलभूत अवधारणा के अनुकूल है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि संघीय व्यवस्था से प्रेरित है। अब हम लोकसभा की पूरी चर्चा करने जा रहे हैं, आप बस ध्यान से सुनते चलिएगा। लोकसभा जनता की प्रतिनिधि सभा है। इसे भारत की संसद का प्रथम सदन, लोक सदन अथवा निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा का गठन राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के प्रावधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 निर्धारित है। पहले लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हुआ करती थी। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए इसको समझते हैं। कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया का सामना किए बिना लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को इसलिए समाप्त कर दिया गया है क्योंकि वर्तमान में आंग्ल भारतीयों को लोकसभा का सदस्य बनाया जाना प्रासंगिक नहीं रहा है। यह व्यवस्था संविधान में लागू होने के समय इसलिए की गई थी क्योंकि भारत की जनसंख्या का एक सीमित भाग ऐसा था जिसके माता अथवा पिता में से एक ब्रिटिश था। अतः इस समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इनके मनोनयन की व्यवस्था की गई थी। संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य से लोकसभा के स्थानों का आवंटन इस प्रकार किया जाएगा कि विभिन्न राज्यों की जनसंख्या और उस राज्य में लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या पूरे देश में लगभग समान अनुपात में रहे। लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। वर्तमान में लोकसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति लोकसभा के लिए निर्वाचित हो सकता है, एक से अधिक नहीं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचित क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या का वर्तमान निर्धारण वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की इस व्यवस्था को वर्ष 2021 के आंकड़ों प्रकाशित होने तक नहीं बदला जाएगा।
91वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1971 की जनगणना की व्यवस्था वर्ष 2026 तक लागू रहेगी। वस्तुतः इसके पीछे यह आधार है कि 20वीं सदी के अंतिम दशकों से जनसंख्या नियंत्रण पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में नई जनगणना के आंकड़ों को लोकसभा के निर्वाचन का आधार बनाने से उन राज्यों की लोकसभा के लिए निर्धारित सीटों में कटौती हो सकती है जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अच्छा प्रयास किया है। साथ ही यह भी संभावित संकट था कि राज्य लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों पर ध्यान नहीं दे। यही कारण है कि वर्ष 2026 तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों को लोकसभा के निर्वाचन तथा सीटों की संख्या के लिए आधार बनाया गया है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो वह लोकसभा सांसद कहलाता है और इन्हीं सांसदों में से एक विशेष व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, आइए इसको समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल निर्वाचन के पश्चात प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए होता है, किंतु संविधान में यह भी प्रावधान है कि राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले भी भंग अथवा विघटित कर सकता है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल घोषणा समाप्त होने के बाद किसी भी स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल का विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं किया जा सकता है। इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। भारत में अब तक अनेक बार लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व भंग किए जाने के अवसर उपस्थित हुए हैं। यदि आपके मन में भी लोकसभा सांसद बनने की इच्छा हुई, प्रधानमंत्री बनने की इच्छा हुई, तो इसके आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी शर्तें क्या है, आइए समझते हैं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता एवं शर्तें क्या है। संविधान के अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली योग्यता यह है कि व्यक्ति को भारत की नागरिकता होनी चाहिए, उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए, निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्ति किसी व्यक्ति के समक्ष 3री अनुसूची के अनुसार शपथ लेना चाहिए। ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद समय समय पर कानून बनाकर निर्धारित करे उसको पास होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार उस व्यक्ति का नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति पूरे देश के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को चुन सकता है, किंतु उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। यह अनिवार्य नहीं है कि व्यक्ति उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। जिस क्षेत्र की वोटर लिस्ट में वह मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वह भारत के किसी भी हिस्से से चुनाव लड़ सकता है और लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संसद ने यह भी कानून बनाया है कि एक व्यक्ति एक साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, किंतु यदि वह दोनों ही सीटों पर जीत जाता है तो उसे एक सीट को अनिवार्य रूप से त्यागना पड़ेगा। उदाहरण के लिए पिछले लोकसभा चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। एक गुजरात के बड़ोदरा से तथा दूसरा बनारस से।
तो इन्होंने बनारस को चुना और गुजरात वाली सीट को छोड़ दिया। तो गुजरात वाली सीट का क्या होगा, तो वहां पर फिर से चुनाव होगा। तो ये थी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की शर्तें। तो क्या ऐसी भी कोई शर्त है जिससे लोकसभा के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाए? तो बिल्कुल। आइए जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य के लिए कौन सी अयोग्यताएं निर्धारित की गई हैं। अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, या भारत का कोई न्यायालय उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर देता है, यदि उस व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया जाता है, या वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है अथवा किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है। संविधान में प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर ऐसे मानदंडों का निर्धारण कर सकती है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता घोषित किया जा सके। उदाहरण के लिए संसद कानून बनाकर यह प्रावधान कर सकती है कि कक्षा 8 पास व्यक्ति ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है अथवा लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा अनुच्छेद 102 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून के उल्लंघन के आधार पर भी किसी व्यक्ति की लोकसभा की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। तो दल बदल कानून क्या है, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे, अभी नहीं। तो लोकसभा सदस्य के अयोग्य होने के और क्या मापदंड है, आइए इसको जानते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा यदि वह व्यक्ति चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है, किसी अपराध में उसे दोषी पाए जाने पर कम से कम 2 साल की सजा मिली हो, या चुनाव के खर्चे का निर्वाचन आयोग के समक्ष सही ढंग से प्रस्तुत करने में असफल हुआ हो, या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में भाग लिया हो। भ्रष्टाचार या सरकार के प्रति धोखाधड़ी के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया व्यक्ति अयोग्य होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सदस्य हो गया, तो वो शपथ किस प्रकार लेगा। शपथ, भारतीय संविधान में शपथ के लिए क्या प्रावधान है, आइए इसको समझते हैं। लोकसभा के प्रत्येक सदस्य को अपनी निर्वाचन के पश्चात सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करने से पूर्व संविधान में निर्धारित प्रारूप में शपथ लेनी पड़ती है। इस शपथ में सांसद संविधान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने, भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा अपने पद से जुड़े दायित्वों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करता है। तो लोकसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण कैसे होता है, आइए इसको जानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण का फैसला दल बदल कानून को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा लिया जाएगा। किसी सांसद की अयोग्यता के निर्धारण का निर्णय लेने से पहले राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करेगा। संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारतीय राष्ट्रपति इस मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार निर्णय लेगा। भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, अर्थात एक साथ 2 सदनों की सदस्यता प्रतिबंधित है। क्या है पूरा मामला, आइए इसको जानते हैं। कोई भी संसद के दोनों सदनों का सदस्य एक साथ नहीं रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो संसद कानून बनाकर यह निर्धारित करेगी कि उसका किस सदन का स्थान रिक्त है। संसद के कानून बनाकर निर्धारित किया गया है कि दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नियुक्त होने पर उस व्यक्ति का राज्यसभा का स्वतः स्थान रिक्त हो जाएगा। संसद ने कानून बनाकर निर्धारित किया है कि दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नियुक्त होने पर उस व्यक्ति का राज्यसभा का स्वतः स्थान रिक्त हो जाएगा। हालांकि वह व्यक्ति चाहे तो स्वतः लोकसभा की सदस्यता त्याग कर
राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना पद धारण कर सकता है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति संसद तथा किसी राज्य विधानमंडल यानी सांसद और विधायक एक साथ नहीं हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो चुनाव घोषणा के दिन से 10 दिन के भीतर उसे यह सूचित करना पड़ता है कि वह व्यक्ति किस सदन की सदस्यता चाहता है। ऐसी सूचना न देने पर 10 दिन के बाद राज्यसभा उसका स्थान स्वतः रिक्त हो जाएगा। राज्यसभा में वह व्यक्ति स्वतः उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बाद में राज्यसभा के लिए चुन लिया जाता है तो उसका लोकसभा का स्थान अपने आप रिक्त हो जाता है। इस प्रकार यदि कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा के रूप में चुन लिया जाता है तो राज्यसभा में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति संसद तथा किसी राज्य विधानमंडल दोनों के लिए चुन लिया जाता है तो 14 दिन के बाद संसद में उसका स्थान रिक्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के भीतर किसी एक विधानमंडल में अपना स्थान रिक्त करना होगा, अन्यथा उसके दोनों राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता रद्द हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति एक सदन में एक से अधिक स्थानों के लिए चुन लिया जाता है तो उसे एक स्थान को ही चुनना पड़ेगा, अन्यथा उसके सभी स्थान रिक्त हो जाएंगे। तो ये था पूरा मामला कि कोई व्यक्ति किस सदन का सदस्य रहेगा, लोकसभा का या राज्यसभा का। तो ये पूरी चर्चा लोकसभा पर हो गई है। अगर आपको अच्छा लगा तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा। तो ये थी लोकसभा सदस्यता के माध्यम से प्रधानमंत्री बनने की पूरी प्रक्रिया। यदि आप चाहते हैं कि हम राज्यसभा भी पूरी चर्चा करें, राज्यसभा पर भी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।